स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अपने देखा पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 12 के 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स को कवर किया और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अब हमारा जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर का है अपन, वो है उपसय संयोजी यौगिकों का रसायन, यानी कि उपसय संयोजी यौगिक। उपसय संयोजी यौगिक क्या है, क्या काम है, कितने संकुल हैं, किस तरीके से वर्क करता है, क्या कैसे उत्पाद इसमें बनते हैं, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, बर्नर का ऐसा संयोजी सिद्धांत है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था है, किस तरीके से IUPAC नामकरण बनेंगे, उन सभी टॉपिक्स को अपन टॉपिक वाइज एक 1 बाई 1 अपन जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट में स्लोली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उपसय संयोजी रसायन का पार्ट 1, उसमें हम देखेंगे उपसय संयोजी रसायन क्या है, उपसय संयोजी संकुल क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं और उन यौगिकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वो सारी परिभाषाओं को अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है उपसय संयोजी यौगिक से। उपसय संयोजी यौगिक जो है, उपसय संयोजी यौगिक का मतलब होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर जो है वो उपसय संयोजी बंध बनता है। जिनके अंदर कौन सा बंध बनता है, उपसय संयोजी बंध बनता है। अब उपसय संयोजी बंध जो होता है वो हमने अभी तक कितने बंध पढ़े, कक्षा 11 में हमारे पास 2 थे, एक था आयनिक बंध और एक था सहसंयोजी बंध, यानी कि अपन आयनिक को कहते हैं विद्युत संयोजी बंध और ये था सहसंयोजी बंध। अब एक तीसरा बंध जो होता है वो होता है उपसय संयोजी बंध। उपसय संयोजी बंध में क्या है, जो आयनिक और विद्युत संयोजी का है या आयनिक का है या सहसंयोजी का, इन दोनों से डिफरेंट है। आयनिक में क्या होता था, एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बनाते थे, आयनिक बंध। सहसंयोजी में क्या था, सहसंयोजी में 2 परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते थे, तो वो बंध बनता था सहसंयोजी, जो 3 टाइप्स का था, एकल, द्वि और त्रि। माने एक जहाँ दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जहाँ दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, फिर जहाँ 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। और आयनिक यौगिक में क्या होता था, जो एक प्लस होता था और एक माइनस, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ NaCl, जहाँ Na प्लस होता था और Cl माइनस होता था। तो उसी के तहत अपन देखेंगे उपसय संयोजी बंध, जो दोनों से डिफरेंट है और समझने की इसको कोशिश करेंगे। देखो, उपसय संयोजी यौगिक जहाँ पर बनता है, उपसय संयोजी बंध जो है उसे हम एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीर के निशान का मतलब होता है कि तीर के निशान की जहाँ टेल होती है, कुछ कह रहे हैं अपन जिसे, वहां पे होता है एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उपसय संयोजी बंध की 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, एक हमें ऐसा परमाणु लेना है जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सके, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सके, दान कर सके। एक तो ऐसा परमाणु चाहिए, उपसय संयोजी बंध में हमें कैसा परमाणु चाहिए, जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सके। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन युग्म दान तो कर देगा, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमें एक ऐसा परमाणु भी चाहिए जिसको वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा हो, उसके पास उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता हो। ग्रहण करने की क्षमता का मतलब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म, अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 11th में कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। अब अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है पूरा पेयर, तो सीधी बात है इस वाले के पास जो ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाले के पास क्या होना चाहिए, ग्रहण करने वाले के पास होना चाहिए अपना क्या, रिक्त कक्षक। मतलब एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होनी चाहिए, तो दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एक पेयर के थ्रू वो दान करता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो उस बंध को अपन तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें तीर का निशान जो है वो उस ओर संकेत करता है कि जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान किया है वो उसके टेल की तरफ, और जिसने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है पूरे पेयर को, वो होता है तीर के निशान की तरफ। माने अग्रसर अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ ग्रहण करने वाला है और यहाँ पे कौन सा है, दान करने वाला। तो ये होता है हमारा उपसय संयोजी बंध। इस जिन चीजों में या जिन यौगिकों में अपन कहें ऐसे बंध बनते हैं वो उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं।
अब उपसर्जक यौगिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका योगात्मक यौगिक। इसमें अपना जो है वो है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या है? योगात्मक यौगिक वो होता है जब हम दो लवण लेते हैं, सामान्य लवण, उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिला दें। दो हमने लवण लिए, उन्हें मिला दिया, ठीक है। अब दोनों लवणों को मिलाने के बाद उन्हें फिर से अपन जल में मिलाएं, और जब जल में कोई चीज मिलती है तो वो क्रिस्टल के रूप में उसका क्रिस्टलन हो जाता है। और जब वो क्रिस्टलन हो जाता है तो फिर जो नए यौगिक के क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि जल मिलने पर क्या हुआ, नया बन गया, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए। तो उस कंडीशन पर जो यौगिक बनता है वो कहलाता है योगात्मक यौगिक। जैसे कि हम देखें, हमने लिया K2SO4, एक यौगिक ये ले लिया, प्लस हमने एक लवण ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, फिर इसमें हमने जल मिक्स कर दिया 24H2O। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको बोलते हैं अपन पोटास एलम। पोटास एलम, या अपनी भाषा में अपन बोले तो सीधी भाषा में अपन कहते हैं इसको फिटकरी। मतलब कि जब दो यौगिक, दो असमान लवण, जैसे दो, अब सामान्य मतलब ये अलग ये अलग, दो असमान लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाया, फिर इसको पुनः किसके साथ मिला दिया, जल के साथ। तो ये तीनों के मिलने के बाद ये नया यौगिक के जो क्रिस्टल मिले, क्रिस्टलन मतलब क्या होता है, जिसमें जल मिला हो, तो इन तीनों को मिलाने पर जो क्रिस्टल मिला पोटास एलम का है, उसको बोलते हैं फिटकरी। ये होता है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक के बाद योगात्मक यौगिक दो टाइप का होता है, एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकुल लवण। अब देखो इस चीज को समझो। योगात्मक यौगिक दो टाइप का है। योगात्मक यौगिक कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक तो होता है द्विक लवण, एक होता है संकुल लवण। अब देखो दो टाइप का है, एक द्विक लवण है, एक संकुल लवण है। अब अंतर क्या है दोनों में, अंतर भी समझेंगे और इन दोनों की परिभाषा। द्विक लवण ऐसा लवण होता है जिसको अपन जल में अगर घोल दें तो उसके सभी घटक जो मिक्स हैं, जैसे फिटकरी में, तो वो सभी घटक जो है अलग अलग टूट जाएंगे। मतलब कि जल में घुलने पर आयन जो है विभक्त हो जाएंगे और वो जल के साथ परीक्षण देगा। मतलब जो जलीय विलयन में घुलने पर सभी आयनों में विभक्त हो जाए और अपना परीक्षण देता है, उसको बोलते हैं द्विक लवण। और जो ऐसा नहीं करता है उसको बोलते हैं हम संकुल लवण। अब देखो इसी चीज को अपन डिफरेंस में समझें। द्विक लवण का मतलब क्या है? द्विक लवण और संकुल लवण, इसमें हमें मिनिमम दो डिफरेंसेस करने हैं। देखो पहला तो हमने परिभाषा ले ली, क्या ये जलीय विलयन में, अब देखो फिटकरी को हमने देखा होगा, पहले अपन इसको डिस्कस कर लें। जलीय विलयन में ये पूरे घटक का परीक्षण देता है। मतलब जलीय विलयन में अगर इसको अपन बोलें तो ये सभी घटक आयनों का परीक्षण देता है। आयनों में क्या देता है? परीक्षण। और ये नहीं देता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आयन बनेंगे तो क्या बनेगा आयन में? धन आयन। तो फिर ये जो होता है इसमें हमेशा आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध, क्योंकि जब आयनों में विभक्त होगा तो प्लस भी निकलेगा और माइनस भी निकलेगा। तो आयन में विभक्त होगा जल में घुलने पर तो धन और ऋण दोनों आयन देता है। तो इसमें हमेशा क्या बनता है? आयनिक बंध बनता है। ये नहीं देता है क्योंकि संकुल है, तो इसमें बनता है उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। तीसरी चीज, हमने फिटकरी को देखा है, फिटकरी ठोस है तब तक तो वो अपना अस्तित्व रखती है, लेकिन अगर उसको हम पानी में घोल देते हैं तो फिटकरी क्या है? पूरी घुल जाती है। मतलब ये ठोस में स्थायी है लेकिन जल में घोलने पर अस्थायी है। तो इसका अस्तित्व जो है वो केवल किसमें होता है? ठोस में अस्तित्व है। लेकिन इसका ठोस हो या विलयन हो, ये दोनों में अस्तित्व रखता है। तो कितने अंतर हो गए हमारे? एक और दो, तीन अंतर हो गए। अब इसको एक एग्जांपल समझने जो अपन ने ये लिखा है, परीक्षण नहीं देता है और परीक्षण देता है। अभी हमने फिटकरी लिया था, जैसे
K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइव इंटू 24H2O। परीक्षण कैसे देगा? K कितने हैं? 2, तो 2 K पर K की वैलेंसी कितनी होती है? +1 प्लस Al2 माने Al कितने हैं? 2, Al की वैलेंसी कितनी होती है? +3। फिर SO4 3 A और 1 A 4, तो 4SO4। SO4 कितना होता है? 2 माइनस, जल का तो रहेगा सेम क्योंकि जल में तो मिल ही रहा है 24H2O। तो ये सभी आयनों में परीक्षण दे देता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वैत लवण। संकुल लवण परीक्षण नहीं देता है, यानी कि जैसे कि हम बात करें CuSO4 इंटू NH3 इसको संकुल में डिवाइडेशन करें तो ये होगा CuNH3 यहाँ पे होगा 2 प्लस और SO4 निकल जाएगा 2 माइनस। तो इसके पूरे घटक जो है सभी ने परीक्षण नहीं दिया है। तो जब सभी परीक्षण नहीं देते तो वहाँ हो जाता है वो संकुल लवण। अब यहाँ पे समझ में आ गया द्वैत लवण क्या है, संकुल लवण क्या है और योगात्मक यौगिक क्या है। अब हम देखेंगे इनके बाद के संकुल लवण जो है उससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सीखनी हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीज आती है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं AgNH3 2Cl। अब इस एग्जांपल के तहत समझिए। अब इस एग्जांपल को देखें तो हमें क्या देखा? सबसे पहले तो संकुल आयन की परिभाषा देखें। पहली परिभाषा जो आती है वो होती है संकुल आयन। संकुल आयन क्या होता है? संकुल आयन वो होता है, जैसे हमने संकुल लवण पढ़ा, जो जलीय विलयन में घुलने पर अपने सभी रचक आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं संकुल आयन। अब जब संकुल अपना ये है, अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक हमें बड़ा कोष्ठक दिख रहा है, ये वाली चीज। पहले नंबर पे क्या देखा? ये बड़ा कोष्ठक। तो एक यौगिक इसमें रखा है, तो इसीलिए अपन पहली ये वाली परिभाषा बनाएंगे। इसको बोलते हैं उपसहसंयोजन क्षेत्र या समन्वय परिसर या समन्वय गोला या समन्वय मंडल, इनमें से कुछ भी एक आ सकता है। समन्वय परिसर का मतलब क्या है? जब एक यौगिक को बड़े कोष्ठक में रखा जाता है तो ये बड़ा कोष्ठक जो है वो कहलाता है समन्वय परिसर, उपसहसंयोजन क्षेत्र, समन्वय गोला या समन्वय मंडल। माने संकुल यौगिक जिस कोष्ठक के अंदर है वो कोष्ठक ही कहलाएगा समन्वय परिसर या समन्वय गोला या समन्वय मंडल। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी, ये हो गया पहला। दूसरे नंबर पर आता है गोले के अंदर की पहली चीज। गोले के अंदर की पहली धातु कौन सी है? Ag। हमें एक बात और याद रखना है, ये सारी जो धातु है पहली, ये कहलाती है हमेशा केंद्रीय धातु और ये हमेशा होती है किसकी? डी ब्लॉक। तो अब देखो फिर है केंद्रीय धातु परमाणु। परमाणु या आयन। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन वो होता है जो कि संयोजकता के नियम के विरुद्ध बंध बनाने की क्षमता रखता है। जैसे पर नॉर्मली इसको समझे, सिल्वर Ag की वैलेंसी +1 है। जैसे अपन इसको निकालें लिगेंड के तहत, ये शून्य होता है, Ag की निकालोगे -1 उस तरफ जाएगा तो +1। ये भी बताएं कैसे निकलता है। तो Ag की वैलेंसी अगर +1 है लेकिन जुड़ कितने रहे हैं? 2, तो अपन कहना चाहेंगे संयोजकता के नियम के विरुद्ध। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? जो संयोजकता के नियम के विरुद्ध बंध बनाने की क्षमता रखता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। फिर आती है बात, इसके बाद ये दूसरा हो गया। अब आती है तीसरी चीज, ये वाली चीज जो NH3 है, ये थर्ड नंबर पर ये इसको बोलते हैं अपन लिगेंड। लिगेंड क्या है? NH3। अब देखो हमने यहाँ क्या परिभाषा लिखी? संयोजकता के नियम के विरुद्ध जो बंध बनाने की क्षमता रखता है वो केंद्रीय धातु है, और संयोजकता के नियम के विपरीत जो केंद्रीय धातु से जुड़ता है उदासीन अणु या लिगेंड, वो कहलाता है लिगेंड। या अपन अपनी भाषा में बात करें तो सीधी भाषा में 2 परिभाषाएं हैं। पहली के संयोजकता के नियम के विरुद्ध जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं वो सारे समूह क्या कहलाते हैं? लिगेंड, जैसे कि हमने पहली देखी थी। अब दूसरी परिभाषा है
कि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखते हैं, या अपन कहें ऐसे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या दान करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लिगेंड। अब लिगेंड के बाद एक चीज और आती है, वो आती है अपनी लिगेंड के बाद ये वाली चीज, फोर्थ नंबर पे है अपनी लिगेंड की संख्या। लिगेंड की क्या है, ये संख्या है। अब लिगेंड की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या, या कई बार आ जाता है समन्वय संख्या। तो लिगेंड की संख्या इसी को बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी संख्या। इसका मतलब है कि वह संख्या, या अपन कहें उपसहसंयोजी संख्या कौन सी संख्या है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की कुल संख्या उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। अब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 2, तो उपसहसंयोजी संख्या कितनी हो गई इसकी, 2। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की कुल संख्या उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। अब लिगेंड जो है वो कई प्रकार का होता है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, या उदासीन है। तो इसकी एक सूची आती है जो आपको हम फोटो या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख लेना, क्योंकि IUPAC नामकरण जो है वो सारे लिगेंड की सूची पर ही बेस्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो है आपका इम्पोर्टेंट कीलेट। कीलेट में क्या होता है, जब कोई एक परिभाषा और है, वो है अपनी कौन सी, कीलेट। कीलेट का मतलब है जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, जब लिगेंड की सूची देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा एक दंतुर मतलब जो एक दाता परमाणु दे, 2 दंतुर जो 2 दाता हों उसमें, और 3 दंतुर मतलब 3। तो उसी हिसाब से कीलेट की परिभाषा क्या है, जब कोई बहुदंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के इस तरीके से जुड़ता है कि वो 2 या 2 से अधिक दाता परमाणुओं से जुड़कर चक्रीय संरचना वाला कोई अणु बना लेता है। जब चक्रीय संरचना बनती है तो उसको बोलते हैं अपन कीलेट। मतलब जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 या 2 से अधिक रूप में एक चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है, उसको बोलते हैं अपन कीलेट। मतलब इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या बना रहा है, चक्रीय संरचना वाला कोई अणु बनाता है, जिसको बोलते हैं हम कीलेट। ये हमारी उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषाएं और बेसिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।